राम राम भाई सब ने। आज भाई मैं कराऊंगा 5 अक्टूबर जो शिफ्ट थर्ड हुआ था ना, 5 अक्टूबर 2021 को ऐसे CMTS का शिफ्ट थर्ड का जो एग्जाम हुआ था, जिक्के के 25 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा आपको। 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी ये क्लास रहेगी, मेरे साथ लगा रहना, सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। एक बार 5 मिनट मेरे साथ 5 क्वेश्चन पढ़ लो, याद कराने की जिम्मेदारी थारा भाई की। ठीक है, आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अशफाक उल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त। सबसे पहले हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला की। आपने खूब नाम सुना होगा, क्या क्या था इसने? तो भाई साहब एक नाम सुना होगा, काकोरी रेल कांड, काकोरी रेल डकैती, खूब नाम सुना होगा। पहली बात, ये कब हुआ? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, किसने हुआ था? ठीक है, किसने किया था? इसमें भाई साहब बहुत से लोग थे, खूब थे, लेकिन हुआ क्या था, एक ट्रेन थी, उसमें हथियार थे, उसको लुटा गया था ट्रेन को। किसने लुटा था? बहुत से आदमी, लेकिन 4 नाम आपको याद करने हैं। एक तो आर 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 मूवी है ना, उससे याद करो आर आर आर। आर से याद करो राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, दूसरे आर से याद करो राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तीसरे आर से याद करो रोशन सिंह। एक और याद करो अशफाक उल्ला खां। 4 नाम ये याद करो, और बाकी और भी थे, ये 4 मेन थे, इनका नाम जरूर। इन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूट ली हथियारों से। ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम था 8 डेक्कन ट्रेन। क्या नाम था ट्रेन का? ट्रेन का नाम था 8 डेक्कन ट्रेन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। लूट लिया तो इनको पकड़ लिया और इनको दे दी फांसी, चारों। ठीक है, इनको फांसी कब मिली? चारों को फांसी मिली थी दिसंबर 1927 में। 1925 में इन्होंने ट्रेन लूटी 9 अगस्त को, और दिसंबर 1927 में इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई? इसको दी गई थी गोरखपुर जेल में। काकोरी रेल कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर जेल में दी गई। और सबको क्या किया गया? किसी को कोई सी जेल में ले के जाएगा, चारों को अलग अलग ले गए और फांसी दी गई। ठीक, अब सुनो मेरी बात। काम की बात यह है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने फांसी पर जाते जाते एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं इस प्रदेश के पतन की इच्छा करता। प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मैं इस प्रदेश के पतन की इच्छा करता हूं? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। एक नारा खूब सुना होगा आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसने दिया? यह नारा इसी ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, इससे ये याद। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अशफाक उल्ला खां। इससे क्या याद करो? इससे एक चीज याद करो। एक तो मैं बता दी भैया, ऐसे ऐसे इसने ट्रेन लुटी थी और फांसी दी। भारत का प्रथम मुस्लिम स्वतंत्रता क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई, मतलब पहला मुसलमान था ये जिसे स्वतंत्रता क्रांति के टाइम पर फांसी मिली थी, और इससे पहले किसी मुसलमान को फांसी नहीं मिली थी। अशफाक उल्ला खान नाम में मुस्लिम। ठीक है, एक ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, ये भी नाम खूब सुना होगा। इसका क्या कांड है, क्या है? एक नाम सुना होगा भगत सिंह कद जी घबरा जा मेरे बंद मकान में। भाई साहब रागनी एक नंबर की है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। नाम था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में क्या किया? बम फेंक दिया। बम फेंकते फेंकते पता है क्या बोले? इन्होंने कहा, हमारी मतलब मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो है ना, क्राइम पेट्रोल आते हैं, सीआईडी तो मैं नहीं देखता, क्राइम पेट्रोल में आते हैं। इस नाटक का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, फलाना दिखड़ा जो भी। तो इन्होंने भी यही कहा, बम फेंक दिया और बोले हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस इन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंका। इन्होंने कहा, हमारा मकसद किसी की जान माल लेने का नहीं है, हमारा मकसद बस ये ब्रिटिश जो है ना, इनको जगाने का है। अब कान खोलो, हम भी हिंदुस्तानी है। ये है वो 8 अप्रैल 1929 को। इसके लिए इसी के लिए भगत सिंह को फांसी मिली थी 1931 में, 23 अप्रैल शहीदी दिवस। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं मिली। इसे क्या किया? इसे आजीवन कारावास की सजा, पूरी उम्र जब तक जिएगा जेल में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक नाम सुना होगा आपने, राम प्रसाद बिस्मिल्ला।
ना ना राम प्रसाद पढ़ा दिया, सूर्य सेन। ठीक है, यह क्या था, इसका जन्म हुआ था 1894 में, इसकी मृत्यु से फांसी दी गई 1934 में। क्या था, एक नाम सुना होगा चटगांव विद्रोह, नाम सुना है क्या है, कुछ है नहीं। चटगांव जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, चटगांव विद्रोह का जो मेन जो मुख्य जो है ना, मतलब विद्रोह का वो संस्थापक समझ लो, शुरू किया जो भी विद्रोह चला है, वो यही था सूर्य सेन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मास्टरदा कहते हैं। आपने नहीं सुना होगा लेकिन आज याद कर लो, मास्टरदा किसे कहते हैं, सूर्य सेन का। चटगांव विद्रोह का जो मतलब हेड कौन था, ये सूर्य सेन था। 1930 में हुआ था। कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। इसके लिए इसे 1934 में फांसी दी गई। इसके लिए इसकी एक वो मूर्ति बन रही है, कहाँ पर, कलकत्ता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सारी डिटेल समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, मुझे हिंदी में आते, साइंस इंग्लिश में आती है और जिक्की हिंदी में आती। तो सुनो मेरी बात, अब सुनो, ये हमारी अर्थ पृथ्वी है, देख लो गोल है, स्माइल, आई हेट स्माइल। ठीक, ये मान लो कोई अर्थ है, ये देखो ये दिख गई, ये क्या है, अर्थ को दो भागों में बांट रही है एकदम बीच से। ठीक है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। समझ लो, आधी धरती ऊपर आधी धरती नीचे, बीच में से जो लाइन जा रही है गोल गोल, देखो पूरी घूम रही है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। समझ गए, समझ। अब सुनो मेरी बात, भूमध्य रेखा थोड़ी सी ऊपर चलेंगे 1 डिग्री, मतलब भाई वो डी स्कूल में, हाँ छठी सातवीं में डी का यूज किया होगा ना, डी एंगल बनाने के लिए। तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10, 12, 14 ऐसा होते होते आती है 23.5 डिग्री। समझो, भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर दिशा की तरफ क्या है, एक 23.5 डिग्री पर एक लाइन जाती है यहाँ पर। उस लाइन का क्या नाम है, देख ला भाई, थोड़ा मिरर इमेज बन रही है, देख लेना बड़ा। उस लाइन का नाम है कर्क रेखा। मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ एक रेखा जाती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, ऐसे ही इसके 23.5 डिग्री नीचे से भी एक लाइन जाती है, ये हो गई 23.5, इससे भी एक पूरी धरती के गोल गोल लाइन जाती है, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। यही पूछ रहा है कि मकर रेखा कैसे क्या जाती है, कितना डिग्री पे, तो ऑप्शन डी, मतलब 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण में ऑफ हेमिस्फेयर बोलते भूमध्य रेखा, यही इसका आंसर। अब सुनो मेरी, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ठीक, तीन रेखा याद। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं मकर रेखा, नीचे मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यह भाई साहब 10 देशों से होकर गुजरती है। आपको नाम याद नहीं करना, बाकी भाई तुम्हारी किस्मत, ऑप्शन आज निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो तुम्हारी फूटी किस्मत है। समझ गए। ठीक, कितने, 10 देशों से होकर गुजरती मकर रेखा। अब सुनो, भारत से ही है, देख भारत से जो बीचली वाली है ना भूमध्य रेखा, वो भी नहीं जाती, और ना ही भारत से ये जाती मकर रेखा। लेकिन भारत से जो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है कर्क रेखा, ये जरूर गुजरती है भारत से। ठीक, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 17 देशों से होकर। कहीं पर 19 देश भी है या इसका नाम, इसलिए ये नहीं पूछता, लेकिन हाँ मकर रेखा जरूर पूछे कितने देशों, मकर रेखा फिक्स 10 देश है। अब तक कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आज से नू समझ लो, जब 6th-7th में था ना, सोशल साइंस थी उस टाइम, उसमें पढ़ा था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य। अब कभी होंगे भाई कोई ट्रिक को नहीं याद करना, भाई कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक और भूल जाओगे। सुनो मेरी बात, कैसे याद। पहली बात तो भारत का नक्शा होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं है भारत का नक्शा दिमाग में बैठा लो, भाई वो राज्य वहां पर, वो राज्य वहां पर, वो राज्य, दिमाग में आंख बंद करो, भारत का नक्शा आ गया तुम्हारे पास। अब देख लो लाइन कैसे जा रही है भारत के, और फिर देख लो कितने राज्य, आंख बंद करो, कर लो। सबसे पहले जाती है गुजरात में, आप ये स्क्रीन पर आ गया होगा मैप, उसमें देखो सबसे पहले गुजरात से जाती थी, फिर आती है राजस्थान से, थोड़ी जाती राजस्थान, ज्यादा नहीं, फिर आती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, फिर आती है छत्तीसगढ़ से, फिर आती है झारखंड से, फिर आती है वेस्ट बंगाल से, फिर आती है त्रिपुरा से, और फिर आती है नागमणि मिजोरम, निचला वाला मिजोरम से। हो गए 3, 6 और 2 8 राज्य हो गए, 8 राज्य जाती, 3 से जाती।
ऐसे याद करो ना भाई, कॉपी में लिख लो और फिर याद करो भाई, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो रेखा और वो रेखा, कभी याद नहीं होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में भारत का मैप बनना चाहिए, सीधी सी बात है। आप भाई रेखा ऐसे ऐसे जा रही है तब जरूर हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होने जा रहा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? गगन नारंग, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सुशील कुमार। अब कह रहा रजत पदक किसे कहते हैं? रजत पदक किसे कहते हैं? ये कहते हैं सिल्वर मेडल को, जो दूसरे नंबर पर आता है उसे कहते हैं। अब सुनो बात, पहला ऑप्शन है एमसी मैरी कॉम, इसके बारे में पहली बात यह किस राज्य से संबंधित है? यह है नागमणि, मणि बीच वाले से, मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य की रहने वाली? मणिपुर। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। इस पर एक फिल्म भी बनी है। फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का एमसी मैरी कॉम ही है। किसने? एक्ट्रेस कौन थी? वो थी प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स की घरवाली। मुझसे शादी करोगी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी। बढ़िया फिल्म है, पूरी देख रखी है। ठीक, अब सुनो मेरी बात। यह क्या है? यह भाई साहब 8 बार की वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी है, 8 बार। अब काम की बात, असली मुद्दे की बात आती है। इसे अर्जुन अवार्ड कब मिला? इसे अर्जुन अवार्ड मिला था 2003 में। ठीक है। इसे पद्म श्री कब मिला? पद्म श्री मिला था 2006 में। ठीक है। पद्म श्री से ऊपर आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला 2013 में। फिर आता है पद्म विभूषण, वो मिला 2020 में। कैसे याद करोगे? याद करो, आंख बंद करो, साल याद करो। 3 6, फिर 7 जोड़ दो 13 और फिर 7 जोड़ दो 20। 3 6 7 और 20। 3 में अर्जुन अवार्ड, ठीक है। फिर 6 में पद्म श्री, उससे थोड़ा सा ऊपर, उससे और ऊपर आएंगे पद्म विभूषण 2013 में, उससे और पद्म विभूषण 2020 में, पद्म भूषण 2013 में। समझ गए? चले नेक्स्ट है भाई साहब साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भाई साहब खूब नाम, कहाँ की क्या रहने भाई साहब? इसका जन्म हुआ था HR में, HR हरियाणा में। कहाँ पर? हिसार। लेकिन ये रहती कहाँ पर? ये है तेलंगाना की रहने वाली है। कहाँ पर? हैदराबाद। ठीक। अब सुनो मेरी बात, इसने किस खेल संबंधित है? ये है बैडमिंटन, चिड़ी बल्ले से, लड़कियों वाला गेम। छोड़, किससे? चिड़ी बल्ले, बैडमिंटन संबंधित है साइना नेहवाल। ठीक। अब सुनो मेरी बात, इसे कब वो क्या कहा इसने क्या किया? 2012 में इसने क्या जीता था? इसने जीता था तीसरा वाला ब्रॉन्ज मेडल। 2012 के जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे? लॉर्ड्स में हुए थे। इस पर्सन में भी लंदन में हुए थे। इसने क्या जीता? इसने तीसरा वाला कांस्य पदक जीता 2012 के ओलंपिक्स। लेकिन पर्सन में पूछ रहे रजत पदक किसने जीता, इसलिए ये नहीं आएगा, वरना कांस्य पूछता तो इसका नाम लेते। इसको अर्जुन अवार्ड कब मिला? इसको अर्जुन अवार्ड मिला था 2009 में। अर्जुन अवार्ड 2009 में। इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब मिला? 2009-10 में मिला। ठीक है। और इसको वो पद्म श्री कब मिला? 2010 में मिला। ठीक। एक ऑप्शन होता है सुशील कुमार। ठीक है, हरियाणा का छोरे जट्टा के। ठीक। सुशील कुमार की बात करते हैं। आप ये किससे? हरियाणा का है। ठीक है। किस खेल से? कुश्ती से। ठीक है। अब सुनो मेरे, कुश्ती में ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? कब जीता? यह जीता था केडी जाधव ने जीता था। कब जीता? 1953 में। ठीक। उसके बाद दूसरा मेडल किसने जीता? दूसरा इसी ने जीता था, सुशील कुमार ने। कब? 2008 में बीजिंग में हुए थे ओलंपिक, उसमें इसने तीसरा नंबर पाया था, मतलब तीसरा का गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था, तीसरा नंबर। 2012 में फिर हुए थे लंदन ओलंपिक 2012 में, उसमें इसने क्या जीता? उसमें दूसरा नंबर पाया। 2008 वाले में तीसरे पर, उसमें दूसरे नंबर पर क्या जीता? रजत पदक जीता। बोले तो सिल्वर मेडल। ठीक। आज के टाइम पर शायद ये जेल में, इस पर अब ये ओलंपिक नहीं खेल सकता, अब तो बुढ़ा भी हो गया है। क्यों नहीं खेल सकता? इस पर वो केस वगैरह लगे, इसने लड़ाई झगड़ा पता नहीं, एक आदमी को मार दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही है। अभी पता नहीं फैसला आ गया नहीं आया, मुझे नहीं पता, केस वगैरह चल रहा है या जो भी है, समझ गए होंगे। अब ये नहीं खेल सकता। ठीक है। बड़े आदमी है सुशील, मक्के जाना हो गया। अच्छा, इसे पहली बात, इसे वो क्या कहा करता है? अर्जुन अवार्ड कब मिला? इसे अर्जुन अवार्ड मिला 2005 में। ठीक है। इसे पद्म श्री कब मिला? पद्म श्री मिला 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑप्शन है गगन नारंग। ठीक है।
कहाँ का है? गगन नारंग है। उठा को, अरे उठा सही। तमिल तेलंगाना को बना, कर्नाटक को से किससे है? तमिलनाडु को, नीचे नीचे तमिलनाडु का गगन नारंग। ठीक है, किस खेल से संबंधित? ये निशानेबाज है। अखियों से गोली मारे कर दे बुरा हाल रे। निशानेबाज है मनु भाकर वाला खेल, ये याद करो। मनु भाकर बराबर गगन नारंग, नारंग। ठीक है, इसने कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की, इसीलिए नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा का शब्द का अर्थ क्या है? आश्रम, जादुई करतब, पवित्र गीतों का पाठ, सारगिर्द। अब सुनो मेरी बात। सूफी, सूफी नाम में किससे संबंधित? मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, उनसे संबंधित है। कुछ वगैरह सूफी संत नाम है ना, सूफी संत ऐसे कह देते हैं, तो मतलब मुस्लिमों से संबंधित है, उनके कुछ है। अब अगर समा शब्द किससे संबंधित है? रटना है ये, अब कैसे रटोगी भाई साहब? एक लड़की है, उसका नाम है समा, असलियत में है हमारे गाँव की। ठीक है, समा नाम है। मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा भाई, घर तक वीडियो पहुँच की दिक्कत आ जाएगी। उससे मैंने याद कर लिया कि भाई समा क्या है? पवित्र, बहुत भगवान की पूजा करती है। ठीक है, नाम में मैं पहले सोचा करता हूँ अगर भाई ये तो मुस्लिम नाम है, लेकिन नहीं भाई, वो समा हमारा गांव की है, जो पता है। तो बस मैंने उससे याद भाई समा क्या है भाई? बहुत भक्त वगैरह है, भगवान की पूजा वगैरह अर्चना, डेली मंदिर जाती है, मतलब पवित्र गीतों का पाठ पढ़ती है, उससे संबंधित ऐसे याद। समा लड़की का नाम है। और किसी को वहम है तो मेरी इंस्टा ID जियो। ठीक है, मेरा चैनल का बायो में मेरा लिंक है, लुनेटिक यादव, मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो मुझे फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चारण सैरण नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल, होमियो, शनि, प्लूटो। अब सुनो टोटल भाई साहब, ये अपना सूरज है, इसके साथ टोटल कितने प्लेनेट, टोटल कितने ग्रह है? 8 ग्रह। नोवा है प्लूटो, जिसे आधी दुनिया मानती है, आधी दुनिया नहीं मानती। ठीक, अब मैं इसका सारा चमत्कार करूंगा सिर्फ 2 ग्रह का, 2 प्लेनेट्स का, बाकी धीरे धीरे सारा कराता हूं। देखो सुनो, टोटल 8 प्लेनेट है। ये सूरज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है सूरज की। सबसे पास कौन सा है? बुध है। हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा। बुध, फिर आता है, कैसे याद करोगे? बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण, फिर आता है प्लूटो। अब मेरे याद है, कैसे याद? देखो याद ट्रिक बताऊं बड़ी। सबसे पहले शुरू करो बुधवार से, ले राम को नाम, बुधवार से शुरू करो। बुधवार बुधवार बुधवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब सूरज के सबसे पास है बुधवार। ठीक है, बुध ग्रह। फिर एक दिन छोड़ दो, बृहस्पतिवार को छोड़ दो, फिर अब जाए शुक्रवार, दूसरे नंबर पर है शुक्र ग्रह, समझ गए? फिर एक को छोड़ दो, शनि को छोड़ दो, फिर आ जाओ पृथ्वी पर, पृथ्वी धरती माता, फिर आता है तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। फिर एक को छोड़ दो, सोम को छोड़ दो, फिर आता है मंगल, फिर आता है मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद। फिर बुध को छोड़ दो, फिर आता है बृहस्पति ग्रह, फिर आता है शुक्र को छोड़ दो, फिर आता है शनि ग्रह, और फिर आता है अरुण वरुण। पहले ए से शुरू करो, ARUN अरुण, फिर वी लास्ट में आता है ना अल्फाबेट, VARUN वरुण। समझ गए दिक्कत? ट्रिक बता दी। देखा, आग बंद करो, बुधवार, फिर बृहस्पति छोड़ शुक्रवार, फिर शनि छोड़ एतवार बोले तो पृथ्वी, फिर सोम छोड़ मंगल, फिर बुध छोड़ बृहस्पति, फिर शुक्र छोड़ शनि, फिर अरुण वरुण, फिर प्लूटो। समझ गए दिक्कत थी? अब कह रहे एक होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट वह किन 2 ग्रह के बीच में है? तो सुनो मेरी बात, टोटल प्लूटो का मार गोली, टोटल 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ग्रह इस साइड से हटा दो, 4 ग्रह इस साइड से हटा दो, मतलब बीच में है, बीच में। अब देख लो चौथे नंबर पर कौन है और 5वें नंबर कौन, उन दोनों के बीच में। अब देख कोई दिक्कत? चौथे पर कौन है? चौथे पर है वेन अरे वो क्या, मार्स न क्या बोले ना, मंगल। चौथे पर है मंगल ग्रह, और जुपिटर बोले तो क्या बोले, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट। समझ गए सब?
फिर आता है इनका साइज, तो बता दो भाई कौन कितना बड़ा है। सुनो मेरी बात, ये भी ट्रिक बता दो। सबसे पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो परली साइड है ना, उस साइड उनको याद करो। सब पहला आता है 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर कौन आता है? जुपिटर, बोले तो बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। फिर उससे आगे चलेंगे तो आएगा शुक्र, छोड़ शनि, तो दूसरे नंबर पर बड़ा है शनि। उससे छोटा और थोड़ा आगे चलेंगे, उससे छोटा आएगा अरुण। उससे छोटा और थोड़ा आगे चलेंगे वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद कौन आता है? शुक्र, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। 4 हो गए। 5वें पर कौन है? 5वें पर अपनी धरती माता। उन चारों को हटा दो, बच गए अब शुरू के 4। अब आज धरती माता पर 5वें नंबर पर अपनी पृथ्वी, सबसे बड़ी ग्रह। फिर धरती के इस साइड चलो, कौन है? धरती की साइड विनस, विनस इनके बोली भाई शुक्र। धरती से छोटा है शुक्र। और फिर इस साइड चलो, मतलब शुक्र क्या होगा? धरती के बाद इस साइड कौन है? शुक्र नहीं, अरे मंगल। और फिर इस साइड चलो शुक्र, और फिर बुध। भाई कुल मिलाकर समझ गए होगा था मैं क्या कहना चाहूँ। शुरू का 4 वो हटा दो, शुरू के 4 तो वो 4 लगातार है। फिर आज पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी के इस साइड मतलब चौथे नंबर पर कौन सा है? मंगल है। फिर इस साइड आ जाओ वेनस ने गई भाई शुक्र, और फिर बुध। समझ गए? ये था ना, वो बता दी। तो कुल मिला के सबसे छोटा कौन है? वो शुरू वाला है, बुध है सबसे छोटा। अब सुनो, सारे मैं बता दिया। अब सुनो, शुरू के 2 मैं बता दूँ, आज मैं पढ़ा दूंगा आपको। शुरू के 2, शुरू पहला होता है बुधवार से, मतलब बुध सबसे छोटा है। बुध इंग्लिश में बोले तो मरकरी। क्या है भाई साहब? सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सारे चक्कर लगा रहे। तो कितने दिन में चक्कर लगा देता है? ये लगा देता है 88 दिन के अंदर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा देता है। इसकी पहली बात आपके लिए बहुत खुशखबरी है, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ताकि होता तो आपको याद करना पड़ता, बढ़िया बात है, कोई उपग्रह नहीं है। यह क्या है? सूर्य के सबसे पास एक आता है भाई साहब, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र बोले तो वेन्यू। अब सुनो मेरी बात, यह क्या है? यह ग्रह है ना, इसको हम कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वजन, इसकी साइज, इसका शेप सब कुछ नूसा लो पृथ्वी की कॉपी है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसीलिए इसे कहते हैं शुक्र को। इसे हम कहते हैं सुबह का तारा और सांझ का तारा, मतलब भोर का तारा और सांझ का तारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह इसको हम देख सकते हैं आंखों से। वो अलग बात है, तुम्हें दिखेगा नहीं, मुझे भी नहीं दिखता, लेकिन कहा जाता है कि इसको देख सकते हैं सुबह। इसको हम कहते हैं, याद कराने का तरीका मैं बताऊंगा, इसको हम कहते हैं स्टार, मतलब ब्राइट, सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार है, मतलब सबसे ज्यादा चमक इसी के अंदर। ठीक है, सबसे गर्म यही है। अब सुनो मेरी बात, कई दिमाग लगाएंगे, अब भाई सबसे गर्म कौन होगा? जो सूरज के सबसे पास होगा वो होना चाहिए सबसे गर्म, मरकरी बोले तो बुध, लेकिन वो नहीं है भाई, ये रट लो। अगर उसको छोड़कर जो दूसरे नंबर पर है शुक्र, वो सबसे गर्म। ठीक है, वेन्यस एक गाड़ी है, हुंडई वेन्यू। कैसे याद करोगे भाई साहब? चमक सबसे तगड़ी चमकती है हुंडई वेन्यू। भाई साहब इतनी जबरदस्त गाड़ी है, पेंट कर दोगे भाई साहब, नहीं धो दो, इतनी जबरदस्त गाड़ी है, चमकती ही चमकती। ठीक है, तो उससे याद करो वेन्यस से याद करो वेन्यू, और वेन्यू जो है बोले तो शुक्र सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सुबह भाई गाड़ी सुबह घुमाने ले जाएंगे, सांझ को घुमाने, सांझ और सुबह कौन दिखता है? ये वेन्यूज क्या है? वेन्यू बोले तो शुक्र क्या है? पृथ्वी की जुड़वा। इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये और खुशखबरी की बात। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चीज और बताना बोलूँगा। सारे ग्रह ना सूरज के क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब ये मान लो सूरज है, ये कोई ग्रह है, पेन नहीं है क्या भाई साहब? ये पेंसिल मेरी नहीं है, एक लड़की की पेंसिल है, उसकी सीट है लड़की। मेरा कुछ चलेगी, कोई बात नहीं। तो सूरज के एक होता है ऐसे घूमे, ऐसे चक्कर लगाएंगे, एक होता है ऐसे उल्टे चक्कर लगाएंगे, समझ गए ना? एक होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में लगाएं। तो सुनो मेरी बात, सारे उपग्रह क्या है? सारे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये उल्टा घूमेंगे सारे, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 उपग्रह क्या है? क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे, और बाकी जितने भी सारे एंटी क्लॉकवाइज। 2 कौन से है? वो एक तो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? पंजाब, केरल, असम और कर्नाटक। अब सुनो मेरी बात, कुल मिला के पूछ ये रहा है इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है, ये कहने का अर्थ विधान परिषद। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भाई भारत के आज के टाइम में 6 राज्यों में विधान परिषद। 6 के नाम बताओ, नाम याद करोगे नहीं होंगे, सिर्फ शकल याद करो, माइंड में दिमाग मठाओ भाई कहाँ पर कौन सा है। 2 राज्य तो है यूपी और बिहार, दोनों आस पड़ोस में, वे दोनों पड़ोसी हो गए। 2 राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों पड़ोसी हो गए। और 2 राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र, वो दोनों पड़ोसी हो गए। 6 राज्य हो गए, इनमें विधान परिषद, बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद। अब सुनो मेरी बात, इनका चुनाव कौन करवाता है? इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होते, ठीक है। इनका और क्या होता है, जैसे राज्यपाल क्या करता ना, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में सदस्य नामित करता है 12, ऐसे ही क्या है इसमें भी राज्यपाल क्या कर सकता है, सदस्य नामित कर सकता है, विधान परिषद। अब कह रहे हैं भाई साहब मैं हरियाणा का हूँ, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, मुझे विधान परिषद बनवानी है, बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगी? ये होगी भाई साहब, पहले तो हरियाणा की जो विधानसभा है ना, उससे 2/3 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। मतलब हरियाणा विधानसभा की 90 सीट है, तो 2/3 9 दूनी 160, मतलब 60 विधायक राज्य होने चाहिए। कहाँ भी हम विधानसभा बनवाने चाहते हैं, 2/3 बहुमत से पास। फिर ये जाएगा संसद में, फिर संसद में पारित होना चाहिए, कहाँ भी ठीक है चलो हरियाणा में बना। फिर जाएगा राष्ट्रपति के साथ पास, राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जाकर विधान परिषद बनेगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 साल। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, और हर 2 साल में इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद विधान परिषद का मतलब किससे, कौन से अनुच्छेद संबंधित? एक अनुच्छेद है 169, एक अनुच्छेद 171, एक अनुच्छेद 171 2, ये 3 अनुच्छेद याद करो किससे संबंधित है? विधान परिषद से। विधान परिषद कोई भी क्वेश्चन बनेगा ये 3 अनुच्छेद है, ठीक। चलिए अब कह रहा है एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जैसे लोकसभा राज्यसभा में क्या है, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, ऐसे इसमें क्या है, विधानसभा तो लोअर हाउस होती है, और क्या बच गई, विधान परिषद क्या होती है, ऊपर हाउस अपर हाउस। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, जैसे राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, ऐसे विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। अब कह रहे हैं भाई साहब किसी विधानसभा की कितनी सीट ना विधान परिषद की कितनी सीट हो सकती है? तो मान लो हरियाणा में, यूपी में लेते हैं, यूपी में 403 सीट है किसकी, विधानसभा की। तो क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हो सकती है विधान परिषद की सीट, मतलब विधानसभा की 403 है ना, तो उसकी 1/3 सीट हो सकती है विधान परिषद की। आज के टाइम में वर्तमान में यूपी में विधान परिषद की 100 सीट है, रट लो या सबसे ज़्यादा इन 6 राज्यों में, और 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा किस में है, यूपी में कितनी, 100। तेलंगाना में कितनी है? तेलंगाना में सबसे कम है, कितनी है, 40 है शायद, मेरे ध्यान नहीं है, शायद 40 है, पक्की 40 है, ठीक। सबसे ज़्यादा यूपी 100, सबसे कम तेलंगाना 40, ठीक। अब कह रहा है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1/3 होनी चाहिए, और कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए सीट विधान परिषद, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? विटामिन डी की कमी, पारा विषाक्तता, लोहे की धूल सांस में लेना, सिलिका की धूल सांस में लेना। अब सुनो मेरी बात, पहला एक ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रट लो याद करो, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती है बच्चों की, उसे कहते हैं रिकेट्स। एक है भाई साहब लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की मतलब धूल जो शरीर में जाती है उससे कौन सा रोग होता है, तो उससे रोग होता है फुफ्फुस या साइरोसिस, एक होता है भाई साहब सिलिका की जो धूल होता है ना वो शरीर में चली जाती है, उससे कौन सा रोग होता है, उससे होता है सिलिकोसिस। सिलिका से याद करो, सिलिकोसिस। अब कह रहे हैं मरकरी का वो कौन सा होता है जो मतलब धूल चली जाती है, उससे होता है मरकरी रोग। अरे मतलब मरकरी के जो कण चले जाते हैं ना तभी तो होती है भाई साहब। क्या क्वेश्चन है, कौन सा कारक मैड हेटर रोग नामक, पारा मैड हेटर रोग किससे होता है, ये होता है भाई पारा से। कैसे याद करोगे, ये देखो भाई साहब, कई बार ना है भाई मेरा मैड हेटर मतलब हेड दिमाग, भाई साहब मेरा दिमाग होगा, मेरा पारा हाई हो रहा है, मतलब मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कुछ कर दूँ, सीधी बात है,
वही उससे याद मैड हेटर, हेटर मतलब हेड, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बीपी पारा हाई हो रहा है या मेरा जी घबरा, वैसे मेरा होगा बीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई रखने वाला है सीधी बात, 2-3 बार देखोगा अच्छे। वो क्या है कि मैड हेटर रोग किसी देखा बंद करो, मैड हेटर रोग किसी होता है, मैड हेटर रोग होता है भाई साहब हेड दिमाग खराब हुआ, पारा बीपी आया हुआ। एक होता है सिलिकोसिस रोग किसी होता है, सिलिका के जो धूल होते हैं शरीर में जाते, सिलिकोसिस सिलिका, ठीक है। एक होता है फुफ्फुस या साइरोसिस, ये होता है लोहे के कण शरीर में जाते, विटामिन डी कमी से रिकेट्स बोले तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? वाराही, मांडवी, उर्मोडी और काबिनी। अब सुनो मेरी बात, पहला ऑप्शन है वाराही नदी। भाई साहब कुंचिकल जलप्रपात रट लियो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? ये है वाराही नदी पर। कहां पर है, किस राज्य में? ये है कर्नाटक। बस एक है भाई साहब मांडवी नदी। मांडवी नदी कहां बहती है? ये सबको पता है, गोवा में बहती है। इस पर एक बांध है, क्या है, जलप्रपात है, उसका नाम है मांडवी, गोवा। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी पर है। कहां पर है? गोवा। एक है उर्मोदी नदी, उर्मोडी नदी, यह कहां बहती है? यह बहती है महाराष्ट्र में। इसके बारे में मैंने देखा, इस पर कोई जलप्रपात नहीं, कुछ खास नहीं, मैंने देख लिया। उर्मोडी नदी नाम भी पहली बार सुना, बस इतना याद लो कहां पर बहती है, ये बहती है महाराष्ट्र। एक ऑप्शन है भाई साहब काबिनी। काबिनी नदी नाम सुना होगा, किसकी सहायक है? कावेरी की सहायक में, मैंने आपको बताया था। अब पहले इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है काबिनी जलप्रपात। यह किस राज्य में? यह है कर्नाटक में, मतलब कहां पर है? मैसूर में है, मैसूर के आसपास है, ठीक है। काबिनी नदी पर काबिनी जलप्रपात, कर्नाटक मैसूर। एक याद करो, जोग जलप्रपात, इसी का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। सबको पता है, एसएससी बार बार अपने सवाल दोहराती है, ये सवाल तो गगन प्रताप का मैसेज है टेलीग्राम, ठीक। एक है जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। यह किस नदी के पर है? यह है भाई साहब सारावती नदी पर, ठीक है। कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। जोग जलप्रपात कैसे याद करो? जोक मार रहा है, छोटे बच्चे क्या करते हैं? जोक मारते हैं, जोक मारते हैं, फिर वो शरारत करते, सारावती। छोटे बच्चे शरारत करते नहीं, नोटी हो रहा है, गलत बात। जोग जलप्रपात जोग मारते और सारावती शरारत करते। गरसोप्पा इसी का नाम है भाई, कंफ्यूज कर सकते हैं। एक है यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। और ये किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश। भाई लिखित में देश को यन्ना नाम सोचो कि कोई साउथ का नाम है, आंध्र प्रदेश कोई नदी बहती उसका नाम, लेकिन नहीं, मैं भी यही सोचा करता हूँ। यन्ना जो जलप्रपात है ना, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक। एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये है कर्नाटक कावेरी ना, कर्नाटक कावेरी नदी पर, ठीक है। धीरे धीरे भाई साहब सारा जलप्रपात याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? हड्डियां, आंखें, जीभ, तिल्ली। भाई साहब ये पिछली कल की वीडियो में मैंने बताया था, कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में पूछा है। रिकेट्स, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती, विटामिन डी कमी। आंख का रोग एक तो ग्लूकोमा बताया था, दूसरा कौन सा था? ग्लूकोमा तो एक और मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किससे है? इसे रतौंधी, इसी से एक विटामिन ए कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानव विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित है? भाई साहब ये उस टाइम का करंट अफेयर्स, कुछ आनी जानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2019-20 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्त करता था? भाई साहब ये भी 2019-20 का करंट अफेयर्स उस टाइम का क्वेश्चन है, इसका भी कुछ आने जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? टेरा, हेक्टो, डेका, गीगा। भाई साहब ये क्वेश्चन है जबरदस्त, ये है आपके काम का, और ये क्वेश्चन मैं आपको याद भी कराऊंगा, तो सुनो मेरी बात। सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है 10 की पावर -1, -2, -3, -4। एक होता है 10 की पावर +1, +2, +3, +4। आज मैं कराऊंगा 10 की पावर प्लस वाले, पॉजिटिव वाले। एक होता है 10 की पावर 1, मतलब बराबर 10। 10 को हम बोलते हैं डेक्का। डेक्का रटना मैं सारा सिखाऊंगा, बताऊंगा। देख, एक होता है 10 की पावर 2, बोले तो 100। 100 को हम क्या बोलते हैं? 100 को हम बोलते हैं हेक्टो।
एक होता है 10⁻³ बोले तो हजार, हजार को हम बोलते हैं किलो, कैसे याद करोगे? 10⁻³ मतलब हजार, हजार मतलब हजार ग्राम मिलकर ही तो 1 किलो बनते हैं, पढ़ा होगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1000 ग्राम मिलकर 1 किलो बनते हैं, तो 10⁻³ बोले तो 1000 बराबर किलो। एक होता है 10⁻⁴, याद मत करो, 5 याद मत करो, 10⁻⁶, ये क्या होता है? 4 5 6 3 4 5, 10⁻⁶ होता है मेगा, मेगा कैसे याद करोगे? 10⁻⁶, होता है 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। कई कहते हैं ना मेरे इंस्टा पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, मतलब उसके 10 लाख फॉलोअर है। 1 मिलियन, एक एम से मिलियन, एम से मेगा, तो 10⁻⁶ बराबर मिलियन, और मिलियन एम से मिलियन, एम से मेगा, 10⁻⁶ बराबर मेगा। फिर आता है 10⁹ होता है गिगा, ये भी बताऊंगा। अब नोटिंग मैं अपनी उस पर आ जाता हूँ, अपनी आड़ी पर। 10⁹ और ये तो गिगा, गिगा को याद करो जिज्जा, जिज्जा, जिज्जा साड़ी को कहेंगे रे साड़ी रे आजा, रे साड़ी रे आजा, फिर साड़ी कहेगी नो जीजा जी नहीं रोटी हो रहा है जीजा। अरे यार भाई अब सुनो मेरी बात, मैं वैसे आपने बताऊं अगर 10⁹ बराबर गिगा है ना हो यार, लेकिन अब आपने जरूर रच जाओगी 10⁹ नो जीजा, नो मतलब गिगा, अब जरूर आप कर दो। तो मतलब मैं कुछ गलत समझाने से भी आपको 1 नंबर मिल जाए तो नुकसान कैसे है? मैंने तो लगाया करने भाई कुछ नुकसान है, बाकी भाई देख लो तुम, हाँ लग गए ठीक से नहीं भाई देख, मैं तो नहीं बदलू, मैं तो ना सुधरू, सीधी बात से। आपा तो आज भी वीस और आगे भी राम और काल भी था, ठीक है। 10⁹ बराबर गिगा। फिर आता है 10⁻12, 10⁻12 कहते हैं हम टेरा, टेरा 10⁻12 बोले तो टेरा, ठीक है। फिर आते हैं 10⁻15, 15 को कहते हैं हम पेट्टा, कैसे याद करोगे? पैट 15, पैसे 15, पैसे पेट्टा, 10⁻15 पैसे 15, 10 पेट्टा, ठीक है। एक होता है 10⁻18, उसको कहते हैं हम एग्जा, ठीक है। वैसे ही ज्यादा याद, आंख बंद करो। 10⁻1 बराबर डेका, 10⁻2 बराबर हेक्टो, 10⁻3 बराबर किलो, 10⁻6 बराबर मिलियन मतलब मेगा, 10⁻9 बराबर नो जीजा गिगा, और 10⁻12 बराबर टेरा, और 10⁻15 बराबर पैसे 15 पैसे पेट्टा, 10⁻18 बराबर एग्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है प्रश्न में, क्या पूछा है प्रश्न में? पूछा है विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? बड़ी भाई सब टेरा मतलब 10 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 287। अब सुनो मेरी बात, यह थोड़ा कंफ्यूजिंग वो है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 246, 246 इसका आंसर है। 246 क्या कहता है भाई? 3 वो है, एक तो राज्य सूची है, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची है। राज्य सूची मतलब हरियाणा, मतलब किसी भी कोई विषय है, जैसे वन हो गए, जंगल हो गए, जंगल वन एक बार, कुछ और शिक्षा हो गई, कुछ और हो गई, मतलब इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। वो कुछ विषय है जिनका मतलब राज्य का है, वो राज्य में आती है। एक होती है संघ सूची, संघ सूची मतलब संघ पूरे देश में, मतलब उसका जो उस विषय पर कानून कुछ बनाएगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। एक होता है समवर्ती सूची, मतलब उस पर केंद्र भी कानून बना सकते हैं और हम भी बना सकते हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात, राज्य बना सकते। आर्टिकल 246 कहता है कि जो संघ सूची है ना, उसके कानून कौन बनाएगी? उसके कानून संसद बनाएगी, ठीक। ये आर्टिकल 246 कहता है, जो कि प्रश्न में पूछा है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून की विशेष शक्तियां संसद के पास? मतलब 246 में कहता है कि संघ सूची में जो विषय है ना, उनके ऊपर कानून संसद बना सकती है। एक अनुच्छेद है 352, 352 सब ने पता इमरजेंसी से संबंधित है, पूरे देश में इमरजेंसी। 356 सिर्फ राज्य इमरजेंसी, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, इसलिए नहीं बता रहा। अब एक ऑप्शन है 362, 362 क्या कहता है? देखो सुनो, 362 कहता है जो भाई साहब भारत आजाद हो उससे पहले जो रियासत थी, जैसे हैदराबाद होगी, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको शामिल किया गया 1978, ऐसी और भी रियासत थी 5-7 जो भी थी,
उनमें क्या, उनके जो शासक थे ना उस टाइम 1947, उनको विशेष अधिकार दिए गए, भाई तुमको इतनी पेंशन मिलेगी, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, वो सब है 362। ठीक है, आज के टाइम पर 362 खत्म हो चुका आर्टिकल। आज के टाइम कौन बचा है, राजा किसी को सब मर लिया। एक आर्टिकल 287 क्या कहती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। कुछ विषय जो भी विषय मतलब कुछ विषय संघ सूची में है, कुछ राज्य सूची में और कुछ समवर्ती सूची में। तो कह रहे जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उन पर कानून कौन बनाएगा, उन पर कानून बनाएगी संसद। समझ गए, यह किस आर्टिकल में है, यह आर्टिकल 246 में कहता है कि जो संघ सूची में है ना उन पर बनाएगी, और 287 में कहता है जो किसी में नहीं है ना उन पर भी बनाएगी। समझ गए, ये डिफरेंस है, छोटा सा माइल्ड डिफरेंस है। 362 वो राजा महाराजा वाला है और 352 सब पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है? चित्रकला शैली, भोजन, लोक नृत्य, त्योहार। कल वाली वीडियो जाकर देख लो, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दियो है। कल वाली, हाँ कल वाली। सिद्धो पूछ रहा है निम्नलिखित में से काफुली किस राज्य का व्यंजन है? और आज पूछा है काफुली उत्तराखंड का क्या है, व्यंजन है, लोक नृत्य है, क्या सिस्टम है। कल वाली वीडियो मैंने सब कुछ इसका चमत्कार कर दिया, जाके देख लो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे एक शिक्षा मिल रही है, कल भी मैं बताई तो आज बताना। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सेकंड में भी आ सकते हैं, वो का वो छपा हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यूट्यूब पर एनालिसिस करवाते हैं दुनिया भर के टीचर, जो छोटे छोटे वो लेके जाते हैं, माइक सेंटर से बाहर निकलते हैं, सर भैया क्या क्वेश्चन है, बताना 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 बता, वीडियो बना रहे भाई, देखा करो वीडियो, काम आएगी, फायदा में रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अब सुनो मेरी बात, 4 ऑप्शन है, चारों का पोस्टमार्टम करूंगा। एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भाई साहब एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी 2 किताब याद कर लो। एक तो याद कर लो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, और एक है इग्नाइटेड माइंड्स। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, ये है ना एपीजे अब्दुल कलाम, भाई मेरे ऊपर फोटो लग रही है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा था नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज ए डायरेक्टर ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल टू हिज बेस्ट। जैसे पीछे महात्मा बुद्ध लग रहा है, इस दीवार पर लग रही है एपीजे अब्दुल कलाम। कैसे याद करो भाई साहब, इन्होंने अपने बचपन में पता है ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, फिर मतलब भारत का राष्ट्रपति बना था, ये है वो है फलान दे, बचपन में गरीबी में गुजारा, वहाँ नदी पार करके वो जाता था। भाई बुढ़ा आपने खूब कहानी सुनेगी, पढ़ने जाते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ते थे रात को, ये है वो एपीजे अब्दुल कलाम है वो आदमी, मिसाइल मैन। इन्होंने क्या किया, मैंने अपने ड्रीम्स को है ना, ड्रीम सपने को साकार कर दिया, वही है इस किताब में। तो किसने किया है? एपीजे अब्दुल कलाम। एक है इग्नाइटेड माइंड्स, किसकी है? एपीजे। 2 किताब याद कर, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स और वो ड्रीम्स को उसमें साकार किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम। एक है सेकंड ऑप्शन है भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी। भाई साहब भारत का प्रधानमंत्री रह चुका कब? कारगिल के युद्ध में भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसकी किताब है राजनीति की रटपटी राहें, चटपटी है रटपटी है जो भी है, रटिल्ली राय जो भी है, रपटिल्ली राय किसकी है? ये है अटल बिहारी वाजपेयी। कैसे याद करूँ भाई साहब, प्रधानमंत्री रह चुका, और प्रधानमंत्री पता है तुम्हें ये बीजेपी का प्रधानमंत्री है। मतलब विपक्ष क्या करती है भाई, विपक्ष का काम है भाई, उनकी भी गलती नहीं है भाई, प्रधानमंत्री तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई राजनीति में ऐसा चलता है, मतलब सारा ज्ञान है राजनीति की जो चटपटी बातें हैं ना, कोई आज साथ है कल उस पार्टी में जाएगा, ये सारा ठीक है। तो इन्होंने उससे याद की, ठीक है, राजनीति की रपटिल्ली राय किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी। एक है भाई साहब लाल कृष्ण आडवाणी, इसकी किताब बताते हो, 1 2 3। लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है माई कंट्री माई लाइफ। किसकी किताब है? लाल कृष्ण आडवाणी। कैसे याद करो, एक वो है ना माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, उससे याद करो लाल कृष्ण आडवाणी। ये भी भाई साहब बीजेपी का ही आदमी है ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के माई कंट्री माई रूल्स माई लाइफ, मतलब मेरी देश मेरी जिंदगी है।
आंख बंद करो। एपीजे अब्दुल कलाम की 2 किताब थी, एक तो भाई मैंने ड्रीम्स को उसमें साकार कर दी वो सब, एक थी इग्नाइट माइंड्स, फिर आता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसकी थी राजनीति की रपटिल्ली राय, फिर आता है अटल ना क्या नाम है इसको, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी वाला, इसकी कौन सी थी, इसकी थी वो माई कंट्री माई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस बार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? 48, 63, 58, 53। भाई साहब ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के, ये आज थोड़ी पूछे। साक्षी मलिक हरियाणा के भाई साहब, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था इसने, 3रा नंबर वाला। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले वीडियो शूट कर रहा से पहले वो रील चला रही थी इंस्टा पे, तो ये आ रही थी, वो विनेश फोगाट की रील आ रही थी, तो ये उसमें ये भी यार जिसका एक इंटरव्यू था पता नहीं क्या था जो अभी तक, हाँ इसने वो कहा था ना ये ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं कुश्ती छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँगा, ले भी लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1949 में खालिस्तान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अरे भाई सब ने पता, आरबीआई करेगा, मैं सारो आरबीआई चमत्कार कर चुका। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या हुआ था देखो, सबसे पहले होता 1806 में क्या होता है, एक बैंक की स्थापना जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, सॉरी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। फिर आता है 1840 में एक बैंक हुआ था बैंक ऑफ बम्बई। ठीक, फिर 3 साल बाद 1843 में एक बैंक हुआ था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, 3 बैंकों की स्थापना। फिर क्या हुआ 1921 में, क्या हुआ इन तीनों बैंकों को जोड़ दिया गया और एक बैंक बना दिया जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1921, मतलब तीनों को जोड़ दिया। फिर क्या हुआ 1955 में इसका नाम बदल दिया इंपीरियल, क्या नाम कर दिया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर खाता है मेरे खाता को नहीं, मेरा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल PNB। ठीक, क्या नाम इसका? SBI 1955। अब आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर ये है? उस पर बम्बई में है। ठीक है, इसका हेड कौन है? वो है विश्वनाथन नारायण है इसका हेड वर्तमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ये नाम है झारखंड। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन व्यंजनों से जरूर पूछ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा। ठीक, तो आज और चमत्कार कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 व्यंजन की बात करते हैं। एक तो है यखनी, यखनी जो इसका आंसर का क्या है? जम्मू कश्मीर, मतलब यखनी कहाँ का पकवान है, व्यंजन ये है जम्मू कश्मीर का, रट लो याद कर लो कुछ करो। एक है रोगन जोश, रोगन जोश कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। कैसे याद करोगे? जम्मू कश्मीर में क्या है? आर्मी तैनात है, सेना बोले तो फौज। फौज में क्या है? जोश, जोश, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस। रोगन जोश, जोश कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, मतलब जोश फौज में, फौज कहाँ पर? ऊपरी पर जम्मू कश्मीर, तो एक कश्मीर। एक यखनी, यखनी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक आता है भाई साहब यूपी, यूपी का क्या है? यूपी का 3 याद करो। एक है बिरयानी, बिरयानी कहाँ का पकवान है? बिरयानी है भाई साहब यूपी। ठीक है, एक याद करो कबाब, कबाब भाई साहब ये जरूर याद करो, कबाब कहाँ का? यूपी का। ठीक है, एक और याद करो, एक है निहारी, निहारी कहाँ का है? निहारी यूपी का। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है पोहा जलेबी भाई साहब, पोहा यार, पोहा मैं आज से नो समझ लो 4 साल पहले खाया करता, मैं रहेगा तो सिक्कर कोचिंग करेगा करता, तब भाई ब्रेकफास्ट में दिया करता, स्वाद लगेगा बड़े पंडिया थोड़ा सा करता यार वो खाया करता, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट की तरह खाओ पेट ना भरा करता, स्वाद भाई। जब यह वीडियो में एनालिसिस करो था ना भाई, क्वेश्चन देखा फिर इन्हें ढूंढ लेकर, तब मेरे एक बार जीप पाया था भाई पोहा यार, और अब मेरा फेर आ गया यार पोहा खाने को जी कर, मेरा घर ना बनाना भी ठीक है। फिर बात करते हैं झारखंड, झारखंड का है दुस्का। ठीक है, अब आंख बंद करो। ठीक है, जम्मू कश्मीर का 2 है, यखनी है और जोश, रोगन जोश। ठीक है, यूपी का 3 है, बिरयानी, कबाब और निहारी। ठीक है, मध्य प्रदेश का 1 है, पोहा जलेबी, और क्या नाम? झारखंड, झारखंड का है दुस्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुल्ले व्हाइट बेलिड हेरान के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? उत्तर पूर्व, उत्तर के मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार। तो भाई साहब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन नो समझ लो सिर्फ और सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन।
कह रहा है ये जो व्हाइट बगुले नहीं कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत। रट लियो, याद कर लो भाई, नू समझ लियो। आगे जा कोई क्वेश्चन बन गया व्हाइट बगुल्ले धोड़े बगुल्ले कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट उस साइड चले जाओ। 7 बहने हैं ना, नागमणि मिजो अरुणाचल असम मेघालय त्रिपुरा, उस साइड नू समझ लो, उस एरिए में व्हाइट बगुल्ले धोड़े बगुल्ले। रख लियो यार, दिमाग में बता लियो। चलिए नेक्स्ट अब यार कुछ मैं खूब सर्च मारू, कुछ मन मिलो ही पता जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 13 ताड़ी नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब सुनो भाई, लोक नृत्य इस क्वेश्चन बन गया, सारा याद करो, धीरे धीरे मैं सारा याद कर लूँ। आज ये 4 ऑप्शन चारों के 2-2 याद कर लो, याद मैं कराऊंगा। पहला ऑप्शन है भाई साहब राजस्थान, राजस्थान के 2 याद करो। एक तो याद कर लो 13 ताली, एक याद कर लो झुम्मर। ठीक है, झुम्मर 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 झुम्मर, रट लो 4 बार, आंख बंद करके 4 बोलो, 13 ताली 13 ताली 13 ताली 13 ताली, झुम्मर 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 झुम्मर, राजस्थान। एक ऑप्शन है असम, असम के 2 याद कर लो। एक है खेल गोपाल, खेल गोपाल कहाँ का है? असम का। एक और याद करो असम का, एक है नटपुजा महाराष्ट्र, नटपुजा महाराष्ट्र निम्नलिखित में किस राज्य का? असम का। असम का मैं आपने 3-4 याद करवा चुको, 2 और कर ले, 5-6 याद हो जाएंगे। और धीरे टोटल 15 लगभग 15-20 डांस असम के धीरे धीरे सारा करा दूंगा। ठीक है, असम के 2 के नाम तो नटपुजा महाराष्ट्र और खेल गोपाल। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 2 याद करो। एक तो कोल्ली, कोल्ली, और एक से नकटा। कोल्ली कैसे याद करो? विराट कोहली, विराट कोहली कहाँ का है? ये दिल्ली का लड़का है विराट कोहली। लेकिन याद करो विराट कोहली एक सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी कहाँ रहते? मुंबई में, मुंबई बोलते महाराष्ट्र। कोहली महाराष्ट्र में और नकटा महाराष्ट्र में। एक है तेलंगाना, तेलंगाना का याद करो घुसाड़ी, घुसाड़ी कहाँ का है? तेलंगाना। एक याद करो लंबाड़ी, लंबाड़ी, लंबा हैरी मैडम लंबा, मेरी जान कसम है लंबा, तन को नहीं दे लंबा, मोटा हैरी मैडम मोटा। भाई गॉड जबरदस्त है। ठीक है, अब आंख बंद करो, पहले मैंने ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन था भाई साहब राजस्थान, राजस्थान 2 याद करो। एक तो झुम्मर और एक 13 ताड़ी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ताड़ी राजस्थान और झुम्मर। ठीक है, असम, असम का कौन था? एक नटराजा था, कौन सा? नटराजा जो भी था, नटराजा महाराष्ट्र जो भी था, मैं कर दूंगा कुल मिला के ऑप्शन देखकर। और एक था खेल गोपाल। ठीक है, एक अब अजय महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र का 2, एक तो कोहली विराट कोहली सेलिब्रिटी महाराष्ट्र। ठीक है, और एक नकटा, बहुत ही नकटो है यार। ठीक है, और चौथा ऑप्शन के तो तेलंगाना, तेलंगाना भाई साहब किस है? घुसाड़ी, घुसा दिया भाई साहब लंबा है, लंबा घुसा दिया भाई। अरे भाई वो पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो उसमें अरे यार देख मेरी हंसी, मेरी, हाँ सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ उस पर मत जाओ, मेरी फीलिंग्स मेरी भावनाओं पर जाओ। घुसाड़ी मतलब मेरे समझाने को मतलब घुसाड़ी और लंबाड़ी एक ही राज्य है, और राज्य है तेलंगाना। भाई मेरी भावनाओं पर जाओ, ठीक है, इंटेंशन पर जाओ। मैं क्या मेरी इंटेंशन कुछ आपको गलत वो शिक्षा नहीं देनी, समझ आ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात। अब सुनो मेरी बात भाई, तुम जा रहे हो एमटीएस का पेपर देने, तुम्हें लगता है यार भाई भैंस की नस्ल से प्रश्न बनेगा? तुम मतलब तैयारी करके जाओगे हैं? ये क्वेश्चन कौन सही कर सकता है यार? थल लग गया यार, ये क्वेश्चन ही होगा, पूछो भाई, पूछा गया, करे इसका चमत्कार। ठीक भाई, भैंस की नस्ल, सुनो मेरी बात, पहली बात, अगर ऑप्शन में गुजरात दिख जाए ना, ज्यादा मोस्ट ऑफ दी जो भैंसों की नस्ल है वो गुजरात में मिलती है, सीधी बात। इसका आंसर आएगा गुजरात। बन्नी जो भैंस की नस्ल है कहाँ की है? ये भाई साहब गुजरात की। अब सुनो मेरी बात, भैंस कई प्रकार की, कई नस्ल दुनिया भर, आज 4 याद करो। सबसे पहले एक आती है मुर्रा नस्ल की भैंस। भाई साहब सब ने सुनो, सब जाने, नाम सुनो, सब ने पूरी दुनिया की जो सबसे बेस्ट किस्म की जो भैंस होती है ना, वो मुर्रा भैंस होती है। कहीं ना कि भाई भैंस लेने जाते हैं, कितना दूध दे भाई? 15-16 किलो दे उस पर। अच्छा रुपया बता, रुपया 1 लाख। मुर्रा है ना भैंस? हाँ भाई मुर्रा है, खार की पार्टी है जो पहली बार बच्चे को जन्म देते हैं उसे कहते हैं खार की पार्टी। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे दुनिया की जो सबसे बेस्ट नस्ल की भैंस मुर्रा कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा रोहतक, अपना हमारा हरियाणा मिला है बेस्ट, जभी तो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा, जभी तो। हाँ यार
भैंस बेस्ट रखती है। एक है भाई साहब सुरती भैंस की नस्ल, ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है गुजरात में, बाकी जो भी गुजरात का। एक है जाफराबादी भैंस की नस्ल, यह क्या है, दुनिया की जो सबसे भारी भैंस की नस्ल, मतलब मोटी सौंड भैंस होती है, भारी थल थल दूसरा वाले सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी, जाफराबादी, कहाँ, गुजरात। एक है महसाना, महसाना कहाँ मिलती है, ये भी गुजरात में। और ये क्वेश्चन में था बन्नी, बन्नी कहाँ, गुजरात। सुनो मेरे, आपने खूब देखा होगा गाड़ी पिकअपों पे लिखा हो, दूध की जो गाड़ी होती है उस पर लिखा महसाना दूध डेयरी, मैंने खूब देखा, मैंने आज पता लगा भाई महसाना एक भैंस की नस्ल का नाम लिखा होता है, महसाना दूध डेयरी नीमराना, नीमराना एक पास की सिटी है वाह लिखा, अब मैंने समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 23 नंबर, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे। भाई साहब उस टाइम का करंट अफेयर्स, ठीक है, इससे कुछ आना जाना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, मानविकी के लिए 2019 का इन्फोसिस पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया। भाई साहब ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ये भी कुछ आना जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या बढ़ाकर हो गई है। अब सुनो मेरी बात, यह क्वेश्चन है भाई साहब उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन आज मैं इसका चमत्कार कर देता हूँ। पहली बात तो एक हमने क्वेश्चन में सीख लिया कि भाई टाइगर जो जनगणना होती है ना हर 5 साल में होती है, हमारी जो मनुष्य लोगों की जनगणना हर 10 साल में होती है, टाइगर शेरों की जनगणना हर 5 साल में होती है। पहली बार कब हुई थी, ये हुई थी 2006 में हुई थी पहली बार, कब हुई थी, 2006 में थी। अब कह रहे हैं टाइगर जो वो आया था ना, टाइगर एक्ट, टाइगर रिजर्व एक्ट, कौन सा हुआ था, टाइगर रिजर्व एक्ट कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर सॉरी, कब आया था, ये आया था 1973 में। सही 50 साल हो गई 2023 में, 73 देख लो, 27 और 23 कितना, 37 47 और 3 50 साल हो गई है। क्वेश्चन बन सकता है इससे आने वाली से। टाइगर जो 50 है 1973 में, ये मतलब किसने किया था, ये किया था कैलाश सांखला ने, ठीक। कौन है कैलाश, इसे हम कहते हैं भाई साहब टाइगर मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। एक है सलीम अली, सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी आदमी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कहाँ का, राजस्थान का कैलाश सांखला, 1973 में इसी ने थोड़ा वो प्रयास किया, तब जाके प्रोजेक्ट आएगा। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व, वर्तमान में आज के टाइम में भारत में 55 टाइगर रिजर्व, आज तारीख हो गई 16 अगस्त 2024, आज के टाइम पर 55 है, पहले 53 थे, अब 2 और बढ़ा दिए 2024 में, तो अब 55 हो गए। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था इसका हेल्ली, जो भी नाम था देख लो, हेल्ली टाइगर रिजर्व, ठीक। अब इस ठीक है, सबसे पुराना है, ठीक है। अब कह रहे हैं वर्तमान जो सबसे नया 55वां नंबर का कौन सा है, वो है भाई साहब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, सीधी मेरी आँख खप जा रही है ब्राइटनेस, ठीक, फोन की। अब सुनो मेरी, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा कौन सा है, वो है पेंच, पेंच कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक नाम सुनोगे रेड डाटा बुक, क्या है, क्या सिस्टम है, तो भाई साहब रेड डाटा बुक है ना, इसमें ये जारी करता है, कौन करता है जारी, यह जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई साहब यह क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे नहीं पता किस एग्जाम पूछा, ये जरूर है एग्जाम। अब भाई रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, ऑप्शन आएगा वर्ल्ड बैंक, IMF, ये और दे देगा कोई, और एक आएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन। क्या है इसमें, यह भाई साहब पहली बार 1964 में रिलीज की गई आई थी। इसमें है जो भाई साहब प्रजाति विलुप्त हो रही है, कम हो रही है, उनके बारे में भाई उनको बचाओ यार, जैसे जिराफ खत्म हो गए भाई, बचाओ यार, ये वो सब IUCN जारी करता। आज मैंने ये सारे 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाकी भाई साहब वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ना करो ना, हम सब्सक्राइब कर सको कोई नया आया सो भाई साहब, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। और मैं चाहूँ से एक बार जो मेरा से जुड़ गो ना, कनेक्ट है गो, जान मैं वापिस नहीं दूंगा, यह मेरी गारंटी से,
क्योंकि मेरा जो समझाने को तरीको है ना एकदम आपने मतलब क्या तरह बताऊँ, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट्स हूँ, तो अब बीच में ठीक है दे किसी सर मेरी कौन नया करनी पहले जिम जाएगा तो मैं जिम छोड़ रखी, ठीक है मैं रही हूँ ठीक है। अब यार जिम का मैं जिम जाऊँगा 1.5-2 घंटा जिम जाना पड़ेगा, रेस वगैरह करूँ, फिर 2 घंटा मैं दिन में सोना पड़ेगा यार, जब मैं ना जाऊँ जिम यार थक जाऊँगा दिन में सोना पड़ेगा, मैं दिन में नहीं सोऊँ, लाइब्रेरी में बैठे फिर आप कर। तो कुल मिला के बात यह है, सारा क्वेश्चन करा दिया। आज तारीख हो गई 16 अगस्त, लेकिन ये वीडियो में कल मैं शनिवार आज शुक्रवार है, कल मैं शायद लाइब्रेरी नहीं आऊँ, बताऊँ क्यों नहीं आऊँ, कल भाई टूर्नामेंट खेलने जाऊँ क्रिकेट का, ठीक है कल छुट्टी करूँगा। तो ये वीडियो सोमवार को रक्षाबंधन है, एतवार को आऊँगा नहीं, ये शायद मैं हो सके तो मंगलवार को अपलोड करूँ, मंगलवार क्या तारीख 20 ना है, 16 की वीडियो शूट करो 20 ना करूँ भाई, बहुत मेहनत लग गई यार, ठीक है। अरे तुम खुद देखो यार, मैं थाने ज्ञान की बात बता रहा हूँ ठीक से।